एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाले हूँ, जिसमें 100% आने वाले प्रश्न आपके रहेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप चाहते हैं हिंदी के पेपर में टॉप करना तो लिख कर रख लीजिए, आप इन प्रश्नों से टॉप कर पाएंगे हिंदी के पेपर में, क्योंकि इसमें मैं आपको 100% आने वाले प्रश्न बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए तो आप देखिए पहला प्रश्न कि बोलते समय, ठीक है, बोलते समय एक ही वाक्य में दो भाषाओं के प्रयोग को कहते हैं कोड मिसिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? कोड मिसिंग। दूसरा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल। ठीक है, इसे भक्ति काल भी कहते हैं। तीसरा है, जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं उसी तरह कमरे से फिल्माए जाने के लिए लिखी जाती है, तो क्या लिखी जाती है? पट कथा। अगला है आचार्य प्रथा के लिए दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इन कथनों को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इनके ऊपर से ही प्रश्न दिया गया है, उपयुक्त कथन में सही कथनों का चयन दिए गए विकल्पों में से कर लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा कथन 1 व कथन 2 सही है। ठीक है, दोनों रहेंगे। पांचवा है, छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? तो छंद में अल्प विराम को हम कहते हैं यति। क्या कहेंगे? यति। किसी घटना का वर्तमान से अतीत में जाना कहलाता है, तो किसी घटना का वर्तमान से अतीत में जाना फ्लैशबैक कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लैशबैक। ठीक है, चलिए इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गरम तवे पर खालिस्तान की भांति नचाया, तो पानी की बूंदों, तातुस खालिस्तान थे, शिक्षक, घर की याद में कवि के स्मृति संसार में उनकी खालिस्तान एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं, तो इसका आंसर है परिजन। क्या है इसमें? परिजन। अर्थ के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ठीक है, चलिए संचार प्रक्रिया में निहित अर्थ को समझने की कोशिश खालिस्तान कहलाती है डिकोडिंग। क्या कहलाती है? डिकोडिंग। आश्रम की चेष्टाएं खालिस्तान कहलाती है अनुभाव। हो गया, तो ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं, अच्छे से कवर करने हैं ताकि आप सभी हिंदी के पेपर में टॉप कर पाए। चलिए सत्य सत्य लिखिए। अनुपम मिश्र पर्यावरण संबंधी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। सत्य। जो छंद वर्णों की संख्या पर आधारित होता है वह वर्णिक छंद कहलाता है। सत्य। आदि अंत विलोम शब्द युग्म है, तो ये आपका सत्य है। अक महादेवी इंद्रियों को वश में करना चाहती है, ये आपका सत्य है। कार्यालयीन पत्र औपचारिक पत्र श्रेणी में नहीं आते हैं। सत्य। और नमक का दरोगा पाठ के लेखक बाल मुकुंद गुप्त है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, फिर कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में सही जोड़ी लिखिए। पहली सतृप्ति नृत्य, इसकी जोड़ी है असम। साप्ताहिक पत्र, इसकी जोड़ी उद्दंत मार्तंड। सोए में धूप है आपकी दुष्यंत त्यागी। रसखान की जोड़ी है सिंगार। अक की जोड़ी आपकी रहेगी बहिन। राजभाषा की जोड़ी है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी भी हुई। कंप्लीट करें अच्छे से, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंटेंट आपको वही प्रोवाइड करवाया जा रहा है जो परीक्षा में आएगा 100% और जिनसे आप टॉप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक वाक्य में उत्तर। कोमल कांत पदावली किसकी लो में पढ़ना बुरा है? सामंत शाही की। दूसरा है, जामुन का पेड़ पाठ के माध्यम से किस पर व्यंग किया गया है? सरकारी कामकाज। मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे? 56। संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। यदि तुम मेहनत करते
करते तो सफल हो जाते। पास के अनुसार किसकी लो में पढ़ना बुरा है? सामंत शाही की। और टालो आंधरी का अर्थ लिखिए अंधेरा दूर करो, अज्ञानता को मिटाओ। ठीक, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, रीतिकालीन काव्य की कोई दो विशेषताएं। 7वां प्रश्न है, घर की याद कविता में कवि ने पिता की किन किन विशेषताओं को बताया? माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित। स्थायी भाव तथा संचय भाव में दो अंतर। इसके बाद आप देखिए द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम बताना है। ठीक, संस्मरण की दो विशेषताएं तथा दो प्रमुख लेखकों के नाम भी आपको यहाँ पर देने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, लता के गायन की विशेषताएं लिखिए कोई दो। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों? निपात शब्द किसे कहते हैं? किन्हीं दो निपात शब्द के प्रयोग से एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम हो गए। ये जन संचार के कार्य आपको बताने हैं। भवानी प्रसाद मिश्र दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए दो रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष। ठीक, तो ये आप किस तरह के प्रश्न रहेंगे, कंप्लीट अच्छे से करने हैं क्योंकि यही क्वेश्चन आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र अथवा मनु भंडारी का साप्ताहिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। चरित्र सबसे बड़ा धन है का भाव पल्लव कल लिखिए। और यह आपका 19वां निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये हो गए इस तरह से। चलिए इसका अथवा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग और विशेष के साथ व्याख्या कीजिए। हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर यह है आपका 21 और 21 के बाद में 22, अपने जिले के जिलाधीश को परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तार केंद्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आरंभिक निबंध लिखिए। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के प्रश्न और 7 में इनका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए छठा प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। नंबर 1, शारीरिक सुख की प्रधानता। नंबर 2, कवियों का राज्य आश्रित होना। नंबर 3, गीति काव्यों मुक्त काव्य की प्रधानता। नंबर 4, वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक है, बहुत ही सरल और सिंपल और सुंदर है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका अथवा प्रयोगवाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। नंबर 1, अज्ञे, इनकी रचना है हरी घास पर क्षण भर। दूसरा, मुक्तिबोध, इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। नंबर 3, धर्मवीर भारती, इनकी रचना है अंधा युग ठंडा लोहा। ठीक है, तो इस तरह के ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें आप इनको। 7वां प्रश्न देखिए, घर की याद कविता में कवि ने पिता की किन किन विशेषताओं को बताया? नंबर 1 है कि वे सरल और स्नेहशील प्रभाव के व्यक्ति थे। नंबर 2, कवि के अनुसार उनके पिता अत्यंत फुर्तीले और ज्याशील थे। ठीक है। नंबर 3, वे प्रतिदिन कड़ा व्यायाम करते थे। नंबर 4, वह एक बार 260 बैठक लगाते थे। एक बार में वो कितनी बैठक लगाते थे? 260। ठीक है, तो ये आपकी रही घर की याद कविता में कवि ने अपने पिता की किन किन आवश्यकताओं को बताया है। तो ये 4 आवश्यकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट आप करें। इसका अथवा है, कलकत्ता पर बजर गिरे चंपा ने क्या ऐसा क्यों कहा? तो ये इसका आंसर रहा है, चंपा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह मानवीय संवेदना का अभाव दिखाई देता था। ठीक है। नंबर 2, स्वार्थपूर्ण और जीवन शैली को हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर रहा। इसके बाद में 8वां प्रश्न आप देखिए, माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो माधुर्य गुण हम किसे कहेंगे? तो देखिए,
कि जिस गुण से काव्य में मधुरता, सरलता और सरलता उत्पन्न होती है उसे माधुरी गुण कहते हैं। तो हम किसे कहेंगे? माधुरी गुण। कि जिस गुण से काव्य में मधुरता, सरलता और सरसता उत्पन्न होती है उसे हम माधुरी गुण कहेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका इसका उदाहरण है, कंप्लीट आप अच्छे से कीजिएगा पढ़ के। इसका अथवा है सरोटा छंद की। ठीक है, सरोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो सरोटा छंद क्या है? तो देखिए, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती है। यह दोहा छंद का उल्टा माना जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सरल और सिंपल है। अच्छे से आप इनको कंप्लीट करिएगा। 1-2 बार पढ़ेंगे आपको उसमें ही याद हो जाएगा, क्योंकि इतनी ही सरल और सिंपल भाषा में लिखा और काफ़ी सुंदर भी है। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न, स्थायी भाव और संचयी भाव में अंतर। तो एक तरफ आपको लिखना है स्थायी भाव और दूसरी तरफ लिखना है आपको संचयी भाव। देखिए, एक तरफ के याद रखेंगे तो दूसरी तरफ के ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए, आप पहला अंतर है, स्थायी भाव की संख्या 10 है और संचयी भाव की संख्या 33 है। ठीक है, तो ये जरूर आप याद रखिएगा ये पॉइंट, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि संचयी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है और स्थायी भाव की संख्या 10 है। सत्य असत्य में भी पूछा जा सकता है कि स्थायी भाव की संख्या 33 मानी गई है तो असत्य, क्योंकि ये तो संचयी भाव की है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए, दूसरा है कि इसमें एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। इसमें एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है और इसमें एक रस में कई संचारी भाव होते हैं। ठीक है, तीसरा है, यह स्थायी भाव रूप से हृदय में विद्यमान रहते हैं और यहाँ कुछ समय रहकर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए हो गए। इसके बाद आप देखिए, इसका अथवा मुक्त काव्य किसे कहते हैं? तो ऐसा काव्य रचना जिसमें प्रत्येक क्षण स्वतंत्र होता है तथा जिसमें कथा नहीं होती मुक्त काव्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी जल्दी आपको पढ़ के बता रही हूँ केवल मात्र, क्योंकि टाइम इतना नहीं है पूरा एक्सप्लेन करने का, तो इसलिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इतनी ज़्यादा कठिन भाषा में नहीं लिखा है, इसीलिए सरल भाषा में लिखा है। ठीक है, ताकि आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर सके। तो 10वां प्रश्न आप देखिए, द्विवेदी युग के 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए, एक तरफ निबंध का लिखना है, एक तरफ आपको उनकी रचनाएं बतानी है। ठीक है, तो नंबर 1 है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचनाएं साहित्य की महत्ता और विचार विधि। दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी रचना कछुआ धर्म पुरानी हिंदी। सरदार पूर्ण सिंह कन्यादान सच्ची वीरता और मजदूरी और श्रम। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। इसका अथवा संस्मरण की 2 विशेषताएं लिखिए तथा 2 प्रमुख लेखकों के नाम भी लिखिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। विशेषता काफ़ी सरल और सिंपल है। देखिए, इसका आकार छोटा होता है, संस्मरण किसी महान व्यक्ति का होता है। ठीक है, इसका संबंध सदैव अतीत एवं भूतकाल से होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें इनको। और 2 प्रमुख लेखक के नाम, नंबर 1 भगवती चरण वर्मा। इनकी रचना है गणेश शंकर विद्यार्थी और डॉक्टर सुरील नायक तो कारावास की कहानी। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है लता के गायन की विशेषताएं। तो लता के गायन की विशेषताएं क्रमशः दी गई है। गानपन, तो उनके गानों में गानपन था। नंबर 2 स्वरों की निर्मलता, उनके स्वरों में निर्मलता थे। ठीक है, चलिए इसका अथवा आप देखें, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। देखिए 100% आने वाले क्वेश्चन हैं ये आपके, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करें। ठीक है, निपात शब्द किसे कहते हैं? किन्हीं 2 निपात शब्द के प्रयोग से एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। ठीक है, तो हम निपात शब्द किसे कहेंगे? तो जो शब्द वाक्य में विशेष अर्थ या भाव प्रकट करते हैं पर स्वयं स्वतंत्र अर्थ नहीं रखते, उन्हें निपात शब्द कहते हैं। ठीक है, हम निपात शब्द किसे कहेंगे? कि जो शब्द वाक्य में ठीक है, जो शब्द वाक्य में विशेष अर्थ या भाव प्रकट करते हैं
पर स्वयं स्वतंत्र अर्थ नहीं रखते, उन्हें हम क्या कहेंगे, निपात शब्द कहेंगे। जैसे देखिए ही, ठीक है, ही, राम ही यहाँ काम करेगा, ठीक है। अब हम इसमें से ही हटा दें, राम यहाँ काम करेगा, और हमने जैसे ही इसमें ही लगाया, राम ही यहाँ काम करेगा, तो ये एक विशेष अर्थ अपना प्रकट कर रहा है, ठीक है, जोर दे रहे हैं इस पे। राम ही यानी कि यहाँ काम केवल राम ही करेगा और कोई दूसरा नहीं करेगा, ठीक है, ये इस तरह से। तो तुम आओ तो सही, तुम आओ तो सही, ठीक है। तो इस तरह के ये आपके निपात शब्द रहेंगे। हो गया। राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा में अंतर। तो देखिए, राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो देश की पहचान होती है, और राजभाषा वह भाषा है जिसमें सरकारी कामकाज होता है, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक, नंबर 2 विषेदवाचक, नंबर 3 प्रश्नवाचक, नंबर 4 आज्ञावाचक, नंबर 5 प्रार्थनावाचक, नंबर 6 इच्छावाचक, और नंबर 7 विस्मयवाचक, और नंबर 8 है संकेतवाचक, ठीक है। अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें, 100% आने का पूरा चांस है, ठीक है। अथवा यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप, और नकारात्मक बिना अर्थ बदले। गणेश का प्रश्न पत्र आसान नहीं है, ठीक है। प्रश्नवाचक मतलब मिश्र वाक्य ये इस तरह के रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, जन संचार के कार्य। सूचना देना, जनमत निर्माण, शिक्षा का प्रसार, मनोरंजन, सामाजिक जागरूकता फैलाना, ठीक है। इसके बाद आप देखिए अगला प्रश्न, स्ववृत्त लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए इनको। ये आपका 16वां प्रश्न रहा, ठीक है। 17वां, ये आपका 18वां, चरित्र सबसे बड़ा धन है का भाव पल्लवन कर लिखिए, ठीक है। हो गया ये आपका इसका। अथवा कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग के लिए विज्ञापन बनाइए, ये इस तरह के रहेंगे आपके प्रश्न। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित आपत्ति गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए, हो गए। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट आने वाले प्रश्न हैं, अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, बिना हिचकिचाहट किए, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन इस वीडियो में दे रही हूँ जो 100% श्योर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ये 20 का अथवा, ठीक है। चलिए, हो गया। चलिए, ये आपका व्याख्या रही है, और ये आपका है 22वां प्रश्न, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को आवेदन पत्र आपको बताना है, ठीक। और ये आपका इसका अथवा, ठीक है। चलिए, आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कंप्लीट आपको अच्छे से करना है, ठीक है।